एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। जो इसकी स्ट्रेटजी है वो हमने इसके पीछे के वीडियोस में डिस्कस की है। ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है ना। अवर पास्ट जिसका नाम है, हिंदी में इसको हमारे अतीत कहते हैं। ये इसके फर्स्ट चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, और ये इसका 17th पैराग्राफ है। इसके जितने भी पहले 16 हमारे जो रहे हैं पैराग्राफ्स उनको हम डिस्कस कर चुके हैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, ठीक है ना। और हम इसको किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं जिससे कि ज्यादातर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जो अभी तक हिंदी मीडियम में से अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे और अब वो चाहते हैं कि वो इंग्लिश मीडियम में अपने रिजल्ट को और ज्यादा बेहतर कर सकें, ठीक है ना। तो जो लोग ये इच्छा रखते हैं या उनके अंदर हिम्मत है, इच्छा शक्ति है और वो अपने मीडियम को चेंज करना चाहते हैं, देन दिस इज द राइट प्लेस you are at. Change the medium for UPSC is the name of the channel. Please subscribe it and share among all the Hindi medium aspirants so that everybody whosoever has the potential, so their potential could be realized in the best interest of the country and for themselves too, ठीक है ना। So हिंदी के जितने भी विद्यार्थी हैं वो अगर इंग्लिश मीडियम में स्विच करना चाहते हैं, जो कि 100% बिना किसी सेकंड थॉट के उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने मीडियम को चेंज करें, जिससे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं और आपको खुद भी पता है। देर तो फिर देर किस बात की, ठीक है। मेहनत करना शुरू करते हैं। अब हम इसको कैसे देखेंगे, ठीक है। ये हमारा 17th पैराग्राफ है 6th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है ना, जो हमारी है हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है, ठीक है। अब इसमें जो है ये पैराग्राफ को कैसे देखेंगे, सबसे पहले आई विल रीड अबाउट इट, ठीक है ना। मैं इसको रीड करके आपको बताऊंगा कि हाउ टू रीड, पढ़ते कैसे हैं, हाउ टू रीड, ठीक है ना। आफ्टर दैट इसमें कैसे हम उच्चारण कैसे करते हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, उच्चारण कैसे होगा, ठीक है ना। हमें स्पीड से पढ़ना है, कहां पर कितने सारे वर्ड्स को एक साथ लेकर के पढ़ना है, या कुछ वर्ड्स को इंडिविजुअली पढ़ते हैं, या किसी वर्ड पे ज्यादा इंप्रेस करना पड़ता है, ठीक है ना। कुछ वर्ड्स को बस छू कर निकल जाते हैं, टच एंड गो करके, ठीक है ना। तो जो भी कुछ ऐसी सारी टेक्निक को सारा प्रैक्टिकल में करके देखेंगे ना, ठीक है ना। आपने सुना तो बहुत होगा कि हाँ ऐसे रीडिंग करनी चाहिए, वैसे रीडिंग करनी चाहिए, बट एक्चुअली हैव यू एवर सीन दैट समबडी इज रीडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर गेटिंग दैट एग्जैक्ट मैसेज दैट यस नाउ आई कुड सी दैट नो somebody is reading in front of me and I can listen to that and then you can just try to imitate what I am saying, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि आपने ये नहीं देखा हो कि हाँ आपके सामने somebody is reading, मैं रीड कर रहा हूं, ठीक है ना। तो किस तरीके से रीड करेंगे, so that will also help you, ठीक है ना। आप जितना अच्छा सुनोगे, इंग्लिश आप सुनने से सबसे ज्यादा सीखोगे, उसके बाद आप जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे। बाकी की सारी चीजें जो ग्रामर वगैरह का बहुत हवा बता दिया गया ना, वो जितनी नेसेसरी ग्रामर है, जो जरूरी ग्रामर है, उसको भी देखते हैं। हर वीडियो में हमने देखा है जो भी जरूरी ग्रामर, ठीक है। तो उसके बारे में आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तो सबसे पहले आई बी रीडिंग अबाउट इट, उसके बाद रीड करने के बाद इसका उच्चारण कैसे करते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। उसके बाद हम इसके सारे वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, बिकॉज जो हिंदी मीडियम का बच्चा है, जो स्टार्टिंग से स्क्रैच से तैयारी कर रहा है, उसको नहीं पता सारे वर्ड्स की मीनिंग क्या है, ठीक है ना। तो उनको देखें यही सारे वर्ड्स की मीनिंग बार बार 1000 2000 10,000 बार इसी बुक में रिपीट हो। तो एक बुक अगर आपने कंप्लीट कर ली 6th क्लास की एनसीईआरटी, इतना स्ट्रॉन्ग बेस आपका बन जाएगा कि आप हिंदी मीडियम से तैयारी छोड़ के आप इंग्लिश मीडियम में करोगे। क्योंकि सिर्फ कहने का मतलब यह है कि आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हो जाओ, इसलिए कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी में ही हमको सभी को अच्छे से काम करना, और हिंदी हमारी मातृभाषा तो है ही, बोल तो हम सकते नहीं उसको कभी, ठीक है ना। बोलने का कोई सवाल नहीं, बस सिर्फ गोल आपको अचीव करने के लिए, ठीक है ना। रास्ता चेंज कर रहे हो आप बस, ठीक है। सो यही हमारा पर्पस है, ठीक है ना। दैट इज द मोटो ऑफ दिस चैनल कि चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी जस्ट ओनली टू गेट सिलेक्टेड इनटू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, दैट इज इट, ऑलराइट। उसके बाद हम इसमें जो भी नेसेसरी ग्रामर है उसको देखेंगे, जो ग्रामर हम अपनी पूरी कंप्लीट करेंगे जहां भी जरूरी होगी, ठीक है ना। उस ग्रामर के बाद हम इसका मीनिंग देखेंगे कि हिंदी में इसका मतलब क्या हमें आ रहा है समझ में, कि जैसे ये लिखा है तो इसका क्या मतलब है, हमें समझ में आ रहा है, ठीक है ना। उसको समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करेंगे। फिर उसके बाद इसका एक हिंदी में अनुवाद करेंगे पूरा अपने हिसाब से, ट्रांसलेशन करेंगे कि हमने जो समझा है उसको इंग्लिश को हिंदी में लिखते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे एट द एंड में, ऑलराइट। फिर उसके बाद आपकी जिम्मेदारी क्या होगी कि जितना ये आपको लिखा यहाँ पे दिख रहा होगा, जो मैं हिंदी में लिखूंगा उसको आपको इंग्लिश में लिखना है, क्योंकि आपको मीडियम चेंज करना है ना। तो आपको यहाँ पे जो हिंदी हम लिखेंगे इसकी, उसको आपको इंग्लिश में लिखना है अपने शब्द में। कुछ भी गलत लिखो, जितना लिखो, बट आपकी क्या है, ये स्टोरी आपके माइंड में रहेगी, आपकी एक स्टोरी है मेरे माइंड में आप, ठीक है ना। तो आप कुछ भी कलम चलाओ, पेन चलाओ, कुछ वोकैबुलरीज हैं उनको याद करो, मेहनत तो लगेगी, बिना मेहनत नहीं होगा, लेकिन एक बार अगर एक बुक कंप्लीट कर ली फिर आपको लगेगा कि ये वर्थ था, मेहनत करना मतलब सही था, मतलब फालतू नहीं किया, बेकार नहीं किया मेहनत करना, ठीक है। फिर उसके बाद स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे, और फिर वो जो आप लिखेंगे उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस नंबर पे मुझे सेंड कर सकते हैं। 7080507433 इज द व्हाट्सएप नंबर, यू कैन सेंड whatever you are writing in the form of the screenshot on this WhatsApp number। और उसके बाद जो स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे, because you have this story in your mind, ठीक है ना। इस स्टोरी को आप अपने माइंड में रखिए, and then try to speak। और मैं ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश भी बोलने की बहुत ज्यादा कोशिश करूंगा, जिससे कि you could listen more and more, आप ज्यादा से ज्यादा सुन सके, ठीक है ना। So when you are listening more and more, then you know your confidence getting boosted up। हाँ, yes no, somebody is speaking right in front of me। If you are speaking, if you are understanding whatever I am speaking,
सो आप एकदम सही लाइन पे हैं, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है ना. देन यू कैन चेंज योर मीडियम. व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग, इफ यू आर गेटिंग जस्ट इवन लाइक 5 to 10% ऑफ व्हाट आई एम स्पीकिंग, इट मींस यू आर ऑन द राइट ट्रैक, राइट. सो यू जस्ट डोंट हैव टू गेट deviated and distracted from the path that you are following, right. So चलिए शुरू करते हैं. ओके, सो also as it is true even today, आज जब 6th क्लास की एनसीईआरटी को ओपन करोगे तो इंग्लिश की बुक रखना, हिंदी की बुक मत रखना, अदरवाइज ये ट्रांसलेशन चाहिए. बट इसका एक फिगरेटिव मीनिंग होता है. ट्रांसलेशन तो देख करके कोई, बट उससे आपकी मेंटल फैकल्टी डेवलप नहीं होगी. मेंटल फैकल्टी डेवलप नहीं होगी. आप अपना माइंड से खुद से कल्टीवेट नहीं कर पाओगे कि आपको अगर कोई चीज को इंग्लिश में लिखना है देन हाउ वुड यू राइट, है ना. उसके लिए तो आपको फिर मतलब आपने सोचा फिर आपको ट्रांसलेशन चाहिए, ठीक है ना. डिपेंडेंट मत बनो किसी के ऊपर, सेल्फ डिपेंडेंट बनो. कोई कोचिंग का मटेरियल आया, अच्छा ये बुक है, ये कंटेंट है, तो उसको आपको दे दिया, आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में, उससे वो फर्क नहीं. देखो ओरिजिनल होता है ना, ओरिजिनल जो होता है उसकी फीलिंग ओरिजिनल होती है. जब आप ओरिजिनल बुक से पढ़ोगे और ओरिजिनल ही कंटेंट लिखोगे आप एग्जाम में, तो जो एग्जामिनर उसको रीड करेगा उसकी फीलिंग, उसका एक अलग ही टच होगा, उसमें मार्क्स ज्यादा अच्छे हैं. यही पर सबसे ज्यादा दिक्कत हो जाती है. और जो जैसे मान लीजिए ये मार्कर, ये मान लीजिए 1 लाख रुपए का आता है मान लीजिए, ठीक है ना. ये बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है ना. ये मतलब इको फ्रेंडली है और इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, इसमें नियॉन की इंक है, सब कुछ है, ठीक है. और एक मार्कर ये 1 लाख का है, और इसी तरह का सेम टू सेम लोकल में जो हमारी फर्स्ट कॉपी आती है वो मान लीजिए 5,000 का आता है. तो उसमें वो मजा नहीं आएगा जो इसमें आएगा लिखने में ना. तो इसलिए इंग्लिश से ही प्रिपरेशन करिए आप, ठीक है. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, राइट. सो ऑल्सो इट्स नॉट आल्सो आलस आल्सो ऐसे नहीं था, इट्स ऑल्सो, ठीक है ना. ऑल्सो जैसे ये वाला होता है ना आ, मैं एक वीडियो में आपको उच्चारण वाला भी बताऊंगा. जैसे ये है आ, फिर ये ऐसे लगा देते हैं, ठीक है ना. ऑल्सो ये वाला सा, ठीक है ना, इसको ऐसे उच्चारण करते हैं. ऑल्सो, ठीक है. ऑल्सो इस तरीके से पढ़ते हैं, राइट, ठीक है. सो ऑल्सो एज जा नहीं, एज नहीं, एज जा, ये वाला नुक्ता वाला जा, ये वाला, ठीक है, ये, ठीक है ना. ऑल्सो एज इट इज, तो एज इट इज को हमेशा साथ में पढ़ते हैं, इसीलिए यहां पे लाइन लगाई, ठीक है ना. ऑल्सो एज इट इज ट्रू इवन टुडे, आपको ऐसा एक्सप्रेशन देना कि अच्छा समझ में आ रहा हो, ये मतलब है. ऑल्सो एज इट इज ट्रू इवन टुडे, people followed different practices and customs in different parts of the country. For example, today most people living in the Andaman Islands get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. Okay? By contrast, इसका मतलब होता है इसके विपरीत. By contrast, most people living in cities depend on others for supplies of food, such as, and उसके बाद यहां से है differences such as these existed in the past as well, ठीक है ना. existed in the past as well, ये सब एक साथ में पढ़ना. तो इसी हिसाब से जब आपकी रीडिंग सही हो जाएगी ना, आपको पता है, तो सेंस आपका सही हो जाएगा, समझने की शक्ति आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है ना. इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आप बिल्कुल अगर समझ नहीं हो तो गारंटी है कि कोई जिसको कुछ नहीं आता वो भी सीख सकता है. और रही बात ग्रामर सारी सीख लोगे तो 99% फोकस आपका उसके रूल्स में रहेगा, ठीक है ना. आप ज्यादातर तो रूल्स के मामले में ही आप अपना दिमाग लगाते रहो, क्योंकि आपने एक बार रूल्स पढ़ लिए. अब जब आप कुछ भी लिखने की स्टार्ट करोगे ना तो सोचोगे अब मैं लिखूं कहीं ये गलत ना हो जाए, इससे पहले फ्री होकर के स्टार्ट तो करो. अगर ग्रामर सीख ली सारी तब तो फिर स्टार्ट ही नहीं होता, 99% का तो नहीं हो पाता है, ठीक है ना. क्योंकि आपको पता है कितने सारे लोग स्पीकिंग करने के लिए जाते हैं, कितने लोग सीखते हैं इंग्लिश पर नहीं सीख पाते हैं, ठीक है ना. सो आपको ये जो मेथड है फंक्शनल मेथड, कि एटलीस्ट आप उतरो तो असलियत में पता चले कि है कितनी गहराई, ठीक है ना. दूर से सोच रहे यार ये तो नहीं हो पाएगा, बट गलत सोच है. ऐसे करके देखिए, ठीक है ना. सो अगेन आई एम रीडिंग इट वंस अगेन, मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं. आई एम रीडिंग इट वंस अगेन, ओके. बिना किसी स्टॉपेज के पढ़ूंगा, जैसे कि एक जिसको इंग्लिश आती है वो मतलब अच्छे से रीडिंग जैसे करता है ना, सिंपल वैसे करते हैं, ठीक है ना. आपको ऐसे ही करना और आपको इसको इमिटेट करना, बार बार वीडियो को पीछे करके बार बार देखिए इसको, ठीक है. जब तक आप इस तरीके से रीडिंग ना कर लें, जब आपको कुछ नहीं आता तो जैसा सामने वाला आपको बता रहा है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये सामने वाला सही बता रहा है, ठीक है ना, बस एकदम हूबहू फॉलो करो आप उसको, राइट. ऑल्सो एज इट इज ट्रू इवन टुडे, people followed different practices and customs in different parts of the country. For example, today, most people living in the Andaman Islands get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. By contrast, most people living in cities depend on others for supplies of food
Differences such as these existed in the past as well. ऐसे आपको बोलना है, ऑलराइट। अब चलिए, अब उच्चारण हमने बता दिया आपको, ठीक है ना, उच्चारण जैसे बता दिया, जैसे जैसे बोल रहा हूं सेम टू सेम आपको वही करना है। जैसे मैं रीड कर रहा हूं रुक के, जहां पर जैसे यहां पर मतलब कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक साथ, है ना, existed in the past as well, existed in the past as well, ऐसे ऐसे सारी लाइंस मैंने बना दी, ठीक है ना, ऐसे आपको रीडिंग करनी है। अब इसके वोकैबुलरीज को देखते हैं, ठीक है ना। ऑल्सो मतलब होता तो भी है, अगर आप इसको पढ़ेंगे अलग इंडिविजुअल वर्ड, इसीलिए तो मैं ग्रामर नहीं पहले पढ़ा रहा हूं। ग्रामर में सारे वीडियोस अपलोड करूंगा, अभी मैं सारे वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूं ग्रामर की, जितनी इसमें अभी तक आई है और जो आगे आने वाले हैं जो हमारे चैप्टर्स, उसमें जो ग्रामर यूज होगी। बट अभी तक क्यों नहीं की, क्योंकि ग्रामर को तो ऑलरेडी लाखों हजारों वीडियोस पढ़े, इंटरनेट पर पढ़े हैं, कोचिंग कर लीजिए आप, कोई रोक नहीं रहा। बट जब इस वर्ड को आप देखेंगे, ऑल्सो मतलब क्या होता है, भी, आप में से ज्यादातर लोगों को मालूम होगा कि ऑल्सो मतलब भी होता है, ठीक है। अब जब भी होता है तो अब जब इसको सेंटेंस में यूज करेंगे ना, तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। एज इट इज मतलब जैसे कि तैसे, बिल्कुल, है ना, एज इट इज। तो इन सारे के मीनिंग जो ना फंक्शनल मीनिंग होते हैं। मीनिंग होते हैं किसी भी वर्ड के दो टाइप के, होता है लिटरल मीनिंग, जैसे यहाँ पे ऑल्सो है, तो ऑल्सो मतलब भी। अभी जब दूसरा हम इसको जब यूज करेंगे इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, जब इसका मीनिंग निकालेंगे, तो उस वक्त इस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाएगा। और जब इस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाएगा, सेंटेंस के हिसाब से ये शब्द अपने अलग अर्थ देगा, उसको बोलते हैं फिगरेटिव मीनिंग। फिगरेटिव मीनिंग, ठीक है ना, लाक्षणिक अर्थ, ठीक है ना। इसको जब 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 कोई वर्ड सेंटेंस के साथ में उसका मीनिंग कुछ और आए और अकेले उसका मीनिंग कुछ और, तो जब अकेले कोई वर्ड खड़ा है उसका मीनिंग आता है, उसको बोलते हैं लिटरल मीनिंग, मतलब शाब्दिक अर्थ, कि इस शब्द का ये अर्थ है। बट कोई शब्द, वही सेम शब्द अगर किसी लाइन में या पैराग्राफ में कहीं भी यूज हो और सेंटेंस के हिसाब से उसका मीनिंग कुछ और हो जाए या संदर्भ के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं लाक्षणिक अर्थ, मतलब फिगरेटिव मीनिंग। तो ये दो चीजें दिमाग में रखिएगा, वोकैबुलरी की टेंशन नहीं आएगी आपको, आप मीनिंग निकाल लोगे, पक्का निकाल लोगे, ठीक है ना। अभी यही देखते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसके मीनिंग पर आते हैं, ठीक है। ऑल्सो एज इट इज ट्रू टुडे, या पहले इसकी थोड़ी सी ग्रामर, अच्छा चलिए इसका मीनिंग ही देख लेते हैं, ठीक है। ऑल्सो एज इट इज ट्रू इवन टुडे, पीपल फॉलोड डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये हमारा एक पैरा हो गया, मतलब, है ना, ये हमारी एक लाइन होगी पूरी। अब इसका मीनिंग कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब इसका मीनिंग जो है, चलिए लिख के बताता हूं मैं आपको, है ना, लिख करके बताते हैं तो ज्यादा सही आएगा, समझ में आएगा आपको। अब ये हो गया ऑल्सो, ठीक है ना। ऑल्सो मतलब तो हमें पता है कि होता है भी। एक बार मीनिंग लिख देता हूं इसकी, जिससे आपको समझने में आसान है, जो मैं समझाना चाहता हूं, है ना। ये एज इट इज का मतलब कि हाँ जैसा, बिल्कुल, है ना, जैसा। ट्रू मतलब सही, इवन मतलब यहां तक की, इवन मतलब यहां तक की, यहां तक की, यहां तक की। और टुडे मतलब आज, पीपल माने लोग, फॉलोड मतलब मानते हैं, मानना, किसी चीज को मानना, ठीक है, मानना। और डिफरेंट मतलब अलग अलग, और प्रैक्टिसेस मतलब क्या होता है हमारा, प्रैक्टिसेस मतलब क्या होता है, आचरण या परंपरा या मतलब तौर तरीके जो भी हमारे होते हैं ना। तो मान लीजिए तौर तरीके लिख लेते हैं, तौर तरीके, है ना, तौर तरीके या कोई परंपरा। और कस्टम्स मतलब रीति रिवाज, ठीक है। एंड मतलब और होता है, इन मतलब में, और फिर डिफरेंट मतलब अलग अलग, और पार्ट्स मतलब कई हिस्सों में, ठीक है ना, हिस्से मतलब पार्ट। जैसे मतलब ये मतलब एक बॉक्स है, इसके कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए ना। तो ये हो गया पार्ट, मतलब हिस्से किसी चीज के, ठीक है। ऑफ मतलब का, और द यहाँ पे आर्टिकल है, ठीक है ना। और कंट्री माने हमारा देश, फॉर एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के तौर पर। और टुडे मतलब आज, मोस्ट मतलब ज्यादातर, पीपल मतलब लोग, ठीक है ना। आप लिख लेना इसको, ठीक है ना। और लिविंग मतलब रहना या रह रहे हैं, आईएनजी फॉर्म लगा मतलब रह रहे हैं। इन द अंडमान आइलैंड, अंडमान आइलैंड एक जगह का नाम है। एंड गेट मतलब लेना या पाना, ठीक है ना, या किसी से कुछ मतलब जो है करवाना। इसके कई मीनिंग होते हैं, बट यहाँ जो इसका मीनिंग होगा वो देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देयर मतलब उनके, देयर मतलब उनके, ठीक है। ओन मतलब अपना। अब इसको बोलेंगे दिस इज माई ओन मार्कर, ठीक है ना। फूड माने खाना, और मतलब बाय मतलब के द्वारा, बाय मतलब के द्वारा। फिशिंग मतलब जो हमारा मत्स्य पालन होता है, मछली पकड़ना या मत्स्य पालन। हंटिंग मतलब शिकार करना। एंड मतलब और कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब जो है इकट्ठा करना। कलेक्टिंग मतलब इकट्ठा करना। और फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब क्या होता है, जो हमारे जंगल के उत्पाद होते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गई, या फल हो गया, फूल हो गई, पत्ती हो गई, या पानी वहां के अगर लेक में आता है, तो वो सारे हमारे जंगल के उत्पाद हो गए, फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलते हैं उनको, ठीक है ना। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब जंगल के उत्पाद। ऐसे ही आएगी और ऐसे ही चेंज होगा आपका मीडियम, और बनोगे आप ऑफिसर, ठीक है ना। और मतलब ये होता है बाय कंट्रास्ट, इसका मतलब होता है इसके विपरीत। जहां भी ये दिखे बस आप यही सेंटेंस निकालो, इसका मतलब इसके विपरीत, ये हमेशा सेम रहता है, ठीक है ना।
मोस्ट मतलब ज्यादातर पीपल मतलब लोग लिविंग मतलब रह रहे हैं इन सिटीज मतलब शहरों में, ठीक है ना। उसके बाद डिपेंड मतलब क्या होता है, निर्भर, ठीक है ना। ऑन मतलब पर, अदर्स मतलब अन्य लोगों पर, फॉर मतलब के लिए, सप्लाईज मतलब आपूर्ति। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में दूध की सप्लाई कौन करता है या दूध की आपूर्ति कौन करता है, कौन मतलब सप्लाई करता है, हु सप्लाइज द मिल्क, है ना। आपके यहाँ मतलब मिल्क कौन देता है, दूध, तो आपके यहाँ दूध देने वाला जो आता है ना, तो वही मतलब है सप्लाई, मतलब आपूर्ति करना, मतलब कौन इसको देता है, जिससे जैसे मतलब ये मार्केट, तो मार्केट की आपूर्ति कौन करता है, मार्केट में जाना पड़ता है मुझे इसे लेने के लिए, है ना। ऑफ फूड मतलब खाने की, ठीक है ना। और डिफरेंसेस मतलब अंतर, और सच है मतलब इस प्रकार के, ठीक है ना। और एग्जिस्टेड मतलब अस्तित्व में हैं या रहे हैं, ठीक है ना। अभी इसका मतलब आपको समझ में आएगा, ठीक है। इन द पास्ट मतलब हमारे अतीत में, एज वेल मतलब होता है भी, ठीक है ना। और मतलब टू माने भी होता है भी, जैसे ये हो गया टू, ठीक है ना। बट अलग अलग इनका होता है सेंस, तो जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे आप सीखते जाओगे। बस एक छोटी सी आप अलग से नोटबुक बना लो ग्रामर की, जो मैं इसमें बता रहा हूं उतना सिर्फ आप लिखते चले जाओ, ठीक है। अब इसका लिखते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है ना। अब ट्रांसलेशन करना शुरू करते हैं इसका। Also, as it is true even today, ठीक है ना, also as it is true even today, people follow different practices and customs in different parts of the country. Also मतलब आज भी, या मतलब आज भी आप इसको लिख लो, ठीक है ना। आज भी, यहां तक कि ये आज भी सच है। अभी देखिए, जैसे कोई स्टार्ट करता है ना फर्स्ट टाइम, तो उसके दिमाग में 5-6 चीजें मतलब आ रही होती, चल रही होती, ठीक है। वैसे ही मैं लिखूंगा, मैं बिल्कुल एक्सपर्ट जैसे नहीं लिखूंगा, अदरवाइज तो फिर फायदा क्या है, फिर तो आपको पका पका मिल जाएगा बिल्कुल। तो आपकी मेंटल फैकल्टी डेवलप, थोड़ा सा दिमाग आप भी लगाओ, है ना। ऑल्सो मतलब चलिए मान लीजिए भी लिखते हैं, तो भी से तो कोई स्टार्ट ही नहीं होगा ये, इसका मतलब इसके पीछे वाली जो कुछ लाइंस रही होंगी उनसे कुछ रिलेटेड होगा। बट अगर होता तो मैं उसके साथ लिखता, बट ऑल्सो इसे मान लिखा है, ऑल्सो एज इट इज ट्रू इवन टुडे। अब इसका सेंटेंस का क्या मीनिंग हो सकता है ना। एज इट इज ट्रू कि जैसा, अच्छा एज इट इज ट्रू जैसा कि ये आज भी सच है, जैसा कि ये आज भी सच है, जैसा, अब इसको स्टार्ट करते, ठीक है ना। जैसा कि ये आज भी सच है, जैसा कि ये आज भी सच है ना। या यहां तक कि ये आज भी, यहां तक कि ये आज भी सच है ना। इवन मतलब यहां तक की भी होता है, ठीक है ना। जैसा कि ये आज भी सच है। अब आपको सिर्फ इतने का मीनिंग देखना है, जैसा कि, अब इसको यहां पर आप समझिए जैसा कि करके आप समझ रहे, ठीक है ना। एज इट इज ट्रू इवन टुडे, इवन तक मतलब यहां तक की और आज, तो यहां तक की आज भी, अब यहां से इसको भी ले लेंगे, ठीक है ना। जैसा कि, अब इसका मतलब हो जाएगा जैसा कि, एज इट इज मतलब होता है जैसा कि। अब इसका मतलब आप ऐसे याद करिए, एज इट इज जहां मिले जैसा कि ये आज भी, जैसा कि या यहां तक कि ये आज भी सच है, तो जैसा कि ये आज भी सच है, ये सेंटेंस ठीक लग रहा है, हाँ। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आपको सेंस डेवलप करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब यहां से करते हैं, अब यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इसके एंड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देश के विभिन्न हिस्सों में, अब कॉमा हम भी लगाते हैं, देश के विभिन्न हिस्सों में, है ना। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इतना का मीनिंग आ गया, है ना। देश के विभिन्न हिस्सों में पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस, है ना। लोग अलग अलग रीति रिवाज और तौर तरीके मानते हैं, ठीक है ना। अब मानते हैं तो नहीं होगा क्योंकि यहां पे फॉलोड लगा है, तो लोगों ने माना, है ना, लोगों ने माने, है ना, मतलब तौर तरीके माने। अब ये हो गया, क्योंकि मानना होता है ना, तो फॉलोड ईडी लगा है ना, तो ये पीछे पास्ट की बात बताई जाएगी। और जितनी भी हिस्ट्री है उसमें 99% आपको सेकंड फॉर्म में मिलती है, और सेकंड फॉर्म जो भी होती है किसी भी वर्क में, वहां पीछे के हुए एक्शन के बारे में बताती है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब ये ऐसा नहीं कि जो लिख दिया यही सही है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, आप इसको ना अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको सही न लगे। जैसा कि ये आज भी सच है, देश के विभिन्न हिस्सों में लोग अलग अलग रीति रिवाज और तौर तरीके मानते हैं। अगर आपने ये भी समझना कि मानते हैं या माने
कोई खास डिफरेंस नहीं। आपको ये पता है ना कि अब जैसे ये बात हो रही तो बात तो पास्ट की ही हो रही है ना, बट ग्रामेटिकली बिल्कुल एकदम हूबहू आपको ये तो लिखना नहीं, आपको सेंस समझना है, ठीक है ना। ठीक, अब समझ गया आप इसका, ठीक है। अब उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के लिए कॉमा लगा देंगे। उदाहरण के लिए टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड्स, है ना। आज ज्यादातर लोग अंडमान आइलैंड में रहते हैं, ठीक है ना, रहेंगे। अब यहां पे क्या है, लिविंग, रह रहे हैं ना, तो आज ज्यादातर लोग जो, अब यहां पे जो या अपने मन से लगाया, ठीक है, ज्यादातर लोग जो अंडमान निकोबार, अब निकोबार नहीं लिखा है बट अंडमान आइलैंड है तो अंडमान आइलैंड मतलब लिखे, ठीक है ना, अंडमान निकोबार में रह रहे हैं, है ना, में रह रहे हैं गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, अपना खाना लेते हैं, ठीक है ना, रह रहे हैं अपना खाना बाय फिशिंग, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे इस हिसाब से सेंस निकालते हैं, ठीक है ना, मत्स्य पालन या मछलियां जो है जाकर पकड़ना, है ना, मत्स्य पालन, फिर उसमें कॉमा लगा है, मत्स्य पालन, फिर शिकार एंड और जंगल के अब उत्पाद बोल सकते हैं या जंगल की जो भी मतलब वस्तुएं होती है ना, तो उत्पादों लिख सकते हैं, ठीक है ना, जंगल के उत्पाद, क्योंकि वहां पर भी तो कुछ ना कुछ अपने आप ही होता है ना, नेचुरल तरीके से, और जंगल के उत्पादों से अपने खाने की आपूर्ति करते हैं, ठीक है ना, से अपने खाना प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां से इसको लगाते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के लिए आज ज्यादातर लोग जो अंडमान निकोबार में रह रहे हैं अपना खाना मत्स्य पालन, शिकार और जंगल के उत्पादों से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, प्राप्त करते हैं, लेते हैं, ठीक है ना। तो ये यहां पर जो हमारा गेट है ना, इसका मतलब हो जाएगा प्राप्त करना या लेना। अब आप समझ रहे हैं ना कि जंगल से लेते हैं, शिकार करके लेते हैं या मत्स्य पालन से लेते हैं, ठीक है, यहां तक आपका समझ में आ गया, ठीक है। बाय कंट्रास्ट, अब इसके बाद इसके विपरीत, बाय कंट्रास्ट के बाद बाय कंट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटीज, ज्यादातर लोग, मोस्ट मतलब ज्यादातर, और ये हमारा पीपल लोग, ज्यादातर लोग जो शहरों में रह रहे हैं, है ना, क्योंकि लिविंग है तो रह रहे हैं, मतलब कंटिन्यूअस प्रक्रिया चल रही है, ठीक है ना। सो इसके विपरीत ज्यादातर लोग जो शहरों में रह रहे हैं, ठीक है ना, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड, खाद्य की आपूर्ति के लिए, है ना, खाद्य आपूर्ति या खाने की आपूर्ति के लिए अन्य लोगों पर, डिपेंड ऑन अदर्स, अन्य लोगों पर निर्भर हैं, ठीक है ना। डिफरेंसेस सच एज दीज मतलब होता है इस प्रकार के, ठीक है ना, इस प्रकार के, और अंतर, ठीक है ना, यहां पर डिफरेंसेस मतलब अंतर। तो अब लिखते हैं कि अंतर मतलब इस प्रकार के अंतर जो ऊपर बताए गए हैं ना, इस प्रकार के अंतर एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल, ठीक है ना, पास्ट में भी रहे, मतलब अतीत में भी रहे, ठीक है, अतीत में भी रहे। अब इसको पढ़ के देखिए, जैसा कि ये आज भी सच है, ठीक है ना, जैसा कि ये आज भी सच है, देश के विभिन्न हिस्सों में लोग अलग अलग रीति रिवाज और तौर तरीके माने या मानते हैं, ठीक है ना, या लोगों ने माना, किसी भी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, अच्छा ये इसका मतलब, ठीक है। उदाहरण के लिए आज ज्यादातर लोग जो अंडमान निकोबार में रह रहे हैं अपना खाना मत्स्य पालन, शिकार और जंगल के उत्पादों से प्राप्त करते हैं या लेते हैं, ठीक है ना। इसके विपरीत ज्यादातर लोग जो शहरों में रह रहे हैं
खाने की आपूर्ति के लिए अन्य लोगों पर निर्भर हैं। इस प्रकार के अंतर अतीत में भी रहे। अब इसका मतलब क्या है? मतलब कहने का यह है कि जो लोग अंडमान में रह रहे हैं वो यहाँ पर उसकी तुलना ये की गई है कि जो पास्ट में लोग रहे होंगे, जहां पर इतनी ज्यादा एक्सेसिबिलिटी नहीं रही होगी, इतना ज्यादा मतलब जो है हमारी मशीनरी नहीं रही होगी, इतना मीन्स ऑफ हमारे प्रोडक्शंस नहीं रहे होंगे कि बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी हैं, शहर नहीं रहे होंगे, तो इन लोगों को जो अंडमान में रह रहे हैं, इन लोगों को बताया गया कि ये लोग बहुत सारे पास, क्योंकि अंडमान आइलैंड जो है उसमें अभी भी आज भी बहुत मतलब पुराने समय के हिसाब से ही लोग अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि बहुत वो आइसोलेटेड है, अलग है, ठीक है। लेकिन आज के लोगों के बारे में बताया गया है कि आज के लोग तो बिल्कुल वो मतलब जो है खाने की आप मतलब जो है कि ये लोग अंडमान वाले लोग खुद ही सारा अपना मैनेज करते हैं, खाना मत्स्य पालन करके, शिकार करके, ठीक है ना, ये जंगल में जा करके। बट जो लोग शहरों में रहते हैं वो लोग कैसे करते हैं? दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब यहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंट है, यहाँ पे लोग दूसरों पे डिपेंडेंट है। सेल्फ डिपेंडेंट मतलब खुद के ऊपर डिपेंडेंट है, बट ये लोग दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इसका मीनिंग हो गया। अब आप समझ गए, ठीक है ना। अब लिविंग मतलब देखिए, अब देखिए यहां से ही आपको एक, अब जैसे ये बताना कि लिविंग इन द सिटीज, शहरों में रह रहे हैं, है ना, शहरों में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, तो कई चीजें बिल्कुल सेम टू सेम मिलेंगी। बस ऐसे जब आप इसको बनाने लगोगे ना तो आपकी समझ बहुत अच्छी होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो यही मैंने बताया ना कि गेट का मतलब बताया ना, फेच करना, ऑब्टेन करना, ठीक है ना, या लेना, लेते हैं, या प्राप्त करते हैं, आपूर्ति करते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब उसके बाद देखते हैं, एक इसमें आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल लगा होता है, इसको बोलते हैं आर्टिकल। बहुत ध्यान से, इसमें कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना, लगाओ या नहीं लगाओ कोई यूपीएससी की आंसर कॉपी में चेक करने में नहीं देखता, स्पीकिंग में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बट छोटी सी चीज है, आप जान जाओगे तो धीरे धीरे इसका यूज अच्छे से हो जाएगा। जो ये दा होता है ना, देखिए यहां पर भी दा लगा हुआ है, ठीक है ना, और देखिए कहां पर दा लगा हुआ है, और देखिए कहां पर दा लगा हुआ है, और कहां पर दा लगा हुआ है, और कहीं पर भी दा लगा नहीं हुआ है, ठीक है ना, यहां पर भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका यूज क्या होता है? देखिए ये जो हमारा दा है ना, इसको कहते हैं आर्टिकल। और आर्टिकल हमारे कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। लोग बोलते हैं कि 3 टाइप के होते हैं, लेकिन हमारे 2 टाइप। एक होता है हमारा, ये होता है डेफिनेट आर्टिकल, जिसको बोलते हैं निश्चित, ठीक है ना, निश्चित। और एक होता है हमारा इनडेफिनेट, इनडेफिनेट, ठीक है ना, जो होता है अनिश्चित, ठीक है, जो होता है अनिश्चित। तो हमको सिर्फ यहां पर जो हमारा ये दा है ना, ये है डेफिनेट, और जो इनडेफिनेट होता है वो ए एंड, ये जो आपको दिखेंगे किसी शब्द के सामने लगे, ये अलग। तो इसको भी मैंने अपने जो है उसमें सेकंड लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया, आप जाकर के देख लीजिए, ठीक है ना। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप जाइए, आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करिए, उसमें सीरियल्स लगे हुए 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है ना। तो सेकंड लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया, ठीक है। अब जो डेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है ना, ये आर्टिकल है हमारा दा, ठीक है, जहां भी दा दिखे इसको बोलो आर्टिकल। फिर अब ये आर्टिकल कौन से टाइप का है? डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट मतलब क्या होता है? निश्चित, ठीक है ना। अब जब निश्चित आर्टिकल है तो ये लगता कहां है, क्यों लगता है भाई? इसका कोई मीनिंग तो होता नहीं है, बट अब भाई लैंग्वेज है तो अब कुछ ना कुछ मतलब जो है, अब जैसे मतलब कुछ चीजों को इज्जत मतलब देने के लिए, जैसे अंडमान है तो ये एक नेचुरल चीज है, ठीक है ना। जैसे हमारे माउंटेन है, हमारी रिवर्स हैं, ठीक है ना, हमारे आइलैंड्स हैं, सीज हैं, ओशंस हैं, ठीक है ना। तो इनमें रिवर्स है हमारी, ठीक है ना, ये हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जितनी भी रिवर्स हैं, नदियां हैं, ठीक है ना, उनके सबके, जो हमारी नदी है, हमारे पहाड़ हैं, हमारे आइलैंड हैं, ठीक है ना, उनके सबके सामने आपको दा लगाना, ये रूल है मतलब ग्रामर का। बस अब क्यों लगाना नहीं लगाना, बस अब इसका मतलब आप खुद ही समझो कि भाई इज्जत देने की, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये प्राकृतिक हमारे जो रिसोर्सेज हैं, तो इनकी संख्या कम है ना। तो इस वजह से इनको इनके सामने दा लगा देते हैं। यहां पर जैसे मतलब अगर कोई कंट्री है इंडिया, तो इंडिया के सामने दा नहीं लगेगा। यूएसए में लगता है क्योंकि वो एक 50 सारे जो मतलब 50 जो मतलब कंट्री हैं, वो सारी की सारी कंट्री मिल करके उन्होंने बनाया। तो यूनाइटेड स्टेट्स, सारे स्टेट्स यूनाइटेड हो गए, देन बनाया उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स को मिल करके अमेरिका बनता है, ठीक है ना, इसलिए वहां पे लगता है द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है ना। और जैसे यूनाइटेड किंगडम तो मतलब द यूनाइटेड किंगडम लगता है, क्योंकि उसमें 3-4 आइलैंड है जो मिल करके यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। बट इंडिया के सामने कभी नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहां पे जो द लगा है वो मतलब कंट्री को हाईलाइट करने के बारे में लगा है ना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। और एक मतलब कंट्री का मतलब होता है गांव साइड, मतलब कंट्री मतलब होता है जो गांव, जैसे यार आई वेंट टू द कंट्री साइड यस्टरडे, मैं कल गांव के साइड गया था, मतलब कंट्री साइड यस्टरडे ना, तो कंट्री के साइड से आप मतलब समझो, मतलब कंट्री साइड, जैसे लिखा ना कंट्री साइड, कंट्री साइड, तो कंट्री साइड। अब इसको अलग अलग कर लो, मतलब कंट्री जैसे मान लो, ये मान लो हमारा कंट्री है पूरा इंडिया, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके। अब आप बोलो कि मैं यहां गया था, मतलब कंट्री साइड, मतलब किसी मतलब स्टेट के साइड एकदम समझ, तो मतलब आपको समझाने के बता रहा हूं, साइड मतलब किनारे मतलब गया था, तो मतलब एकदम किनारे क्या होता है? विलेजेस होते हैं, ठीक है ना। तो कंट्री साइड का अगर आप मीनिंग चेक करोगे तो आपको बताएगा विलेज, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो दा लगा है, यहां पर लगा और यहां पर लगा है, ठीक है ना। तो ये तो हाईलाइट करने के लिए बताया गया है, ठीक है ना, कि मतलब ये सब जितनी भी घटना घट रही है, ठीक है ना, कस्टम फॉलो करते थे, कहां करते थे? कंट्री में करते थे, कंट्री में,
कंट्री मतलब विलेज साइड या मतलब रूरल एरियाज में करते थे, ठीक है। और ये जो डा लगा है ये हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, इसलिए यहाँ पर लगा हुआ, ठीक है। अब देखिए हमने आपका क्या क्या अच्छे से कवर कर लिया। रीडिंग हमने कर ली, ठीक है ना। रीडिंग करने के बाद प्रोनाउंसिएशन हमने देखा, उच्चारण कैसे करना है, और रीड आपको कैसे करना, कितने कितने वर्ड्स को मिला करके करने से, जैसे मतलब एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल, है ना, मतलब डिफरेंसेस सच एज दिस, ये एक साथ पढ़ना है, फिर एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल, ये एक साथ पढ़ना। इस तरीके से आप देखिएगा पीछे वीडियो को स्टार्ट करके फिर से, ठीक है। तो रीडिंग हमने कर ली, प्रोनाउंसिएशन हमने कर लिया, हमने वर्ड्स के सारे मीनिंग्स को देख लिया, ठीक है ना। मीनिंग्स को देखने के बाद जो भी नेसेसरी ग्रामर, जैसे आर्टिकल हमारा हो गया, तो आर्टिकल के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। तो हमने सब कुछ ये पूरा कर लिया, फिर हमने इसका ट्रांसलेशन भी करके देखा। अब आपको क्या करना है, इसको देख करके या आप खुद से अपना ट्रांसलेट करिए, उसके बाद आप इंग्लिश में लिखिए खुद से, मिलाना नहीं है इससे, आप उसको स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इस नंबर पे सेंड करिए मुझे, ठीक है ना, व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिए, मैं आपको सही करके उसको वापस भेजूंगा, ठीक है। अब चलिए स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं। अब स्पीकिंग की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, यार स्पीकिंग करना है, यार कैसे बोल सकते हैं यार, इंग्लिश तो मतलब सीखना तो ठीक है, रूल्स चलो पढ़ लिए, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, वोकैबुलरी जाती है, बट बोलने के लिए जा पाता है। व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, अरे यार इधर उधर नजरें जाने लगती हैं, सामने आई कांटेक्ट हट जाता है, नर्वस हो जाता है इंसान, कॉन्फिडेंट बिल्कुल लूज हो जाता है, तो नहीं आ पाएगा, नहीं, अरे नहीं हो पाएगा। बस इसी सोच को थोड़ा सा बदलिए। कैसे, अब स्टार्ट करते हैं, कैसे मतलब स्टार्ट करें, आप बताइए। कि आप सोचा कि सर आप तो कह रहे हो कि जो है अभी पढ़ाया और अभी भी इंग्लिश बोलने लगो, प्रैक्टिस तो कर सकते हो ना, कोशिश तो कर सकते हो ना, कोशिश सही आएगा, कभी ना कभी तो स्टार्ट करोगे, अगर चेंज करना है तो कभी ना कभी तो करोगे ना कुछ तो करोगे ना। तो बस वो कुछ ना कुछ यही है, ठीक है ना। जो समझदार लोग होते हैं वो कहीं से भी पकड़ लेते हैं, क्योंकि जो छूट गया उसको छोड़ दो, पीछे की जो गलतियां, मिस्टेक, जो नहीं पढ़ा वो सब छोड़ दो। आज से समझो 6 क्लास में आपका एडमिशन हो गया इंग्लिश मीडियम के स्कूल में, ठीक है ना। और आपको ऐसे स्कूल में एडमिशन हुआ है कि वहां के टीचर आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक पैरा, एक एक फ्रेज, एक एक पूरा जितनी ग्रामर नेसेसरी है वो सब ट्रांसलेशन, फिर उसको बोल के जितनी भी एक लैंग्वेज को सिखाने की विधाएं हो सकती है उस तरीके से कोई पढ़ा रहा है। तो 6 क्लास में आज से एडमिशन ले लिया, और आईएएस का एग्जाम क्या, आज आपने प्रिपरेशन शुरू की, अगले महीने तो है नहीं, 1-1.5 साल की तो प्रिपरेशन सब लोग करते हैं। तो जो लोग 1 साल में कर लेते हैं, आप इंग्लिश मीडियम से करने आ रहे हो, मीडियम अपना बदल रहे हो, तो 6 महीने बहुत ज्यादा आप लगा लो, बट आपकी इंग्लिश उनसे भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो अब इसको बोलने के लिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि लिए आपको ये याद कर लो कि यार एज इट इज होता है, तो कुछ चीजें अपने दिमाग में याद कर लो, एज इट इज। तो अब क्या है कि सबसे अच्छी बात यह है कि बोलने के लिए स्टोरी आपके दिमाग में है। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहां क्या होता है, वहां पर आपको बताएंगे ही गोज टू मार्केट, शी गोज टू मार्केट, है ना, यू गो टू स्टेडियम, ही गोज टू स्टेडियम, ही टेक्स टी, शी टेक्स टी, यू विल टेक टी, ही विल टेक टी, ऐसे करके आप रट लेंगे, ठीक है। तो टी तो आपने कर लिया, मार्केट भी आप घूम आए, स्टेडियम भी चले गए, बट जब आप वापस आते हो, व्हेन इट कम्स ऑफ स्पीकिंग, अब बोलना जब आपको है तो आपके पास कोई मैटर ही नहीं है, आपके दिमाग में कुछ है ही नहीं, ठीक है। उसके लिए क्या, एक स्टोरी चाहिए कि कुछ दिमाग में मैटर तो हो, तब तो उसके बारे में गलत सलत ही सही, तब तो बोले। जब है ही नहीं कुछ तो बोलेंगे कहां से, है ना। अगर बीज बोया ही नहीं तो स्प्राउट होने का या निकलने का, उगने का कुछ सवाल ही नहीं उठता। तो कम से कम ये स्टोरी आपके माइंड में, और ये स्टोरी हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ चुके हैं, आपको पता है अच्छा ये किस बारे में बात की, मतलब ये बात पास्ट के बारे में की जा रही है। पास्ट के बारे में जो लोग थे वो जो करते थे वो आज भी ट्रू है, वो आज भी सच है। वो कैसे, क्योंकि अंडमान निकोबार में स्थिति आज भी वैसे ही है, ठीक है ना। तो अंडमान निकोबार में स्थिति आज अच्छा, तो मतलब जो पास्ट में घटा है सैकड़ों हजारों करोड़ों साल पहले, तो वहां के लोगों की जो लाइफस्टाइल थी वही लाइफस्टाइल आज लगभग जो हमारे अंडमान आइलैंड में जो लोग रह रहे हैं उनकी है। अच्छा, तो ये कहानी आपको दिमाग, हाँ यार ये कहानी मेरे दिमाग में तो है। तो उसके बाद लेकिन अब तो शहर भी बस गए हैं, है ना, अब तो शहर भी हैं, तो शहरों की जिंदगी की क्या की जा रही, कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना की जा रही है, ठीक है ना। कि इसके विपरीत जो लगा ना, बट बाय कंट्रास्ट, मतलब ये तो बात हो गई अंडमान निकोबार की जो रिलेट करते हैं पास्ट से, लेकिन बाय कंट्रास्ट इसके विपरीत जो हमारी पास्ट की लाइफस्टाइल थी या अंडमान निकोबार की आज की जो लाइफस्टाइल है, तभी तो बोला कि एज इट इज ट्रू इवन टुडे, मतलब आज भी ये सच है। क्यों सच है, क्योंकि अंडमान में जो पीछे लोग जिंदगी 500 साल 1000 10,000 साल पर करते थे वही जिंदगी आज भी अंडमान के लोग जी रहे हैं। लेकिन फिर बाई कंट्रास्ट, मतलब इसके विपरीत शहरों में भी जो लोग, अब तो शहर बस गए, तो शहरों में जो लोग रह रहे हैं वो इस तरीके से जिंदगी जीवन को अपना जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग डिपेंड हैं और ये लोग सेल्फ डिपेंड हैं, खुद पर आधारित है, आत्मनिर्भर थे। अच्छा, तो ये कहानी आपको दिमाग में आएगी। अब आप सोचो कि कैसे बोलते हैं। तो आप याद करो, also as it is true even today, also as it is true even today। अब ये कुछ फ्रेजेस समझ लो, याद करो। इससे कोई आपसे बात कर, हाँ यार ये तो बात आज भी सच है, यार ये तो बात आज, हिंदी मीडियम से जल्दी सिलेक्शन है, यस इट इज ऑल्सो ट्रू इवन टुडे, यस। तो ऐसे करके कनेक्ट करो, आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन किया ऑल राउंड, जो भी मतलब एग्जामिनेशन आप जो है प्रिपेयर करना, उससे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाओ, ठीक है ना। तो अब आप इसको बोलने की प्रैक्टिस करो, यस
यस आई एम गोइंग टू स्पीक, मैं बोलने जा रहा हूँ, मतलब खड़े खड़े ही, बट ऐसा ही बोला जाता है, यस आई एम गोइंग टू स्पीक। सो ऑल्सो एज इट इज ट्रू इवन टुडे, ऑल्सो एज इट इज ट्रू इवन टुडे। फिर उसके बाद समझ नहीं आ रहा तो फिर ऐसे देखो, बिल्कुल जैसे एक नाइव बंदा करता है ना, मैं वैसे एक्ट करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। बिल्कुल आप सोचो, अच्छा ऑल्सो एज इट इज ट्रू इवन टुडे, ऑल्सो एज इट इज ट्रू, और स्पीकिंग भी आपको उसी तरह करना जैसे मैं बोल करके बताता हूँ आपको, ना। ऑल्सो एज इट इज ट्रू इवन, जब इसी लाइन को 20 बार बोलोगे ना तो देखना बिल्कुल परफेक्ट निकल के आएगी, ठीक है ना। ऑल्सो एज इट इज ट्रू इवन टुडे, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हाँ यार, मैंने अच्छा इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो इस सेंस जो है ना, ये सेंस स्टोरी है ना आपके माइंड में। हाँ, ऑल्सो एज इट इज ट्रू इवन टुडे, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ओह हाँ, समझ में आ गया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब क्या सुना कि यार ये बात तो बोल दिया, उदाहरण इसका भी देना ना। तो फॉर एग्जाम्पल आएंगे ना,